हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और दोस्तों आज हम अप्रैल माह की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, अप्रैल 2022। ठीक है, पहले वीडियो में हमने मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम अप्रैल की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, मतलब वन लाइनर की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो आपके पास 6 जनजाति हैं, गोंड, धुनिया, नायक, ओझा पठारी और राजगोंड, इन्हें जो है आपके पास अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति में जो भी आपके पास आरक्षण होता है या जो भी सुविधा होती है वो इन्हें भी अब मिलेगी। ठीक है नहीं, ये लोकसभा में विधेयक पास किया गया इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी जाति उत्तर प्रदेश की है या उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो आप याद रख लेना, गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। ठीक है नहीं, ये आपके पास जाति 4 मतलब 3 जाति इनमें से दे देगा, एक अलग दे देगा और बोल देगा निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो बस हल्का सा आप नाम याद रख लेना। ठीक है नहीं, गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बस आपको नाम याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनके द्वारा लोक निर्मला सम्मान से शारदा सिन्हा को आपके पास सम्मानित किया गया है। तो आप पुरस्कार का नाम याद रखोगे और किसे मिला है वो याद रखोगे। उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला क्रिकेट टीम, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो महिला क्रिकेट टीम है सीनियर, उसकी कोच कौन है? स्वाति सिंह को उसकी कोच नियुक्त किया गया है, ये याद रखना है। एशियाड के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के तीरंदाज, यानी कि जो एशियाई खेल जो होते हैं उन्हें एशियाड भी बोला जाता है, एशियाई खेलों को। और उसमें जो उत्तर प्रदेश के किस तीरंदाज का चयन हुआ है? नीरज चौहान का। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनकी तहसीलों को मिलाकर एक नया आंवला जिला बनाया गया है। तो बरेली, रामपुर और बदायूं, इन 3 जिलों की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला आंवला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। कोई मतलब इतना मोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितने करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 1000 रुपये, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो पिंक टॉयलेट बनाने में आपके पास 1000 रुपये खर्च करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो स्कूल चलो अभियान को श्रावस्ती से शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि श्रावस्ती में जो साक्षरता दर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है नहीं, तो स्कूल चलो अभियान वहाँ से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत पहला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला, जहाँ भी पहला जुड़ जाता है वो क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है, पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है आपके पास लखनऊ में। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या होता है, यानी यहाँ पर कपड़ा इंडस्ट्री से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाती हैं और विदेशी मतलब इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए टेक्सटाइल पार्क यानी कपड़ा इंडस्ट्री से संबंधित है, ये कपड़ा इंडस्ट्री इससे संबंधित है। ठीक है नहीं, कपड़ा इंडस्ट्री से संबंधित है। थोड़ा सा एक बार साफ से लिख लेंगे, कपड़ा इंडस्ट्री तो उससे संबंधित है और यहाँ पर विदेशी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाती है और कपड़ा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं होती है वो दी जाती है। कहाँ आपके पास ये बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है आपके पास अयोध्या में। ठीक है नहीं, जो आपके पास उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि जो एक अलग से एक गठन कर दिया गया है सुरक्षा बल का, जो एक सुरक्षा को लेकर जो है स्पेशलिटी होती है उनके पास, तो वो अयोध्या में। ATS चीफ किसे नियुक्त किया है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है ना, ये जो आपके पास उत्तर प्रदेश की ATS होती है पुलिस में से, आपके पास जो अच्छे अच्छे बड़े आपके पास
वो होते हैं जवान, उन्हें शामिल कर लिया जाता है इसमें एटीएस। जो टेररिस्ट या अन्य जो इस टाइप की इलीगल गतिविधियाँ होती हैं उसमें ये एक्टिव रहती है एटीएस। तो ये नवीन, इसके चीफ किसे नियुक्त किया है? नवीन अरोड़ा को, ठीक है नी, नवीन अरोड़ा को इसका चीफ नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान देना। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली वह नदी जिसे हाल ही में एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान, तो पुनीत सागर अभियान एनसीसी द्वारा कहाँ पर आपके पास शुरू किया जा रहा है? यमुना नदी पर, ठीक है नी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वे जिले जहाँ हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है भाई? संभल में और महाराजगंज में, ये याद रखना। पीपीपी क्या होता है आपके पास? पीपीपी मोड क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी यह सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के लोग भी मिलकर इस मेडिकल कॉलेजों में अपनी जो है हिस्सेदारी देंगे, ठीक है नी। तो कहाँ? संभल में और महाराजगंज में। तो पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र के लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है? सिद्धार्थनगर से, ये आपको याद रखना है। संचारी रोग होते हैं आपके पास जो पर्सन टू पर्सन आपके पास वेरी करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, ठीक है। जैसे टीबी है आपके पास, जुखाम है, ये सब संचारी रोग हैं। तो कहाँ पर आपके पास मतलब इसकी अभियान की इस पर नियंत्रण के लिए अभियान की शुरुआत की गई? सिद्धार्थनगर से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का वो जिला जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाजिद अली शाह, देखो नाम से जब आ गया वाजिद अली शाह, तो ये अवध के आपके पास नवाब थे और उस समय राजधानी क्या थी? लखनऊ। तो लखनऊ में जो आपके पास इसका आयोजन किया गया है अमृत महोत्सव के अंतर्गत, ठीक है नी। आगे देखते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो विधान परिषद के चुनाव हुए उनमें सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने। और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं आपके पास, ठीक है नी, उसमें मतलब आगे आएगा वो काफ़ी ब्रीफ में है कि 1/3 सदस्य तो विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य नगर पालिका या और स्थानीय जो स्वशासन के बोर्ड होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य जो स्नातक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य शिक्षक जिन्हें आपके पास कम से कम 3 साल का पढ़ाने का अनुभव होता है उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है नी। तो ये आप याद रख लेना, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, आगे भी है थोड़ा ब्रेक में, ठीक है। तो भारतीय जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सर्वाधिक सीटें जीती हो 33 सीट। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, तो क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि पर्यावरण पर वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया? मुरादाबाद को। तो ये मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की ओर हम क्वेश्चनों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के ओर आपके पास क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों की बेटियों को की शादी में जो आपके पास शगुन की राशि को कितना तय कर दिया है? 1 लाख रुपए। यानी जो भी आपके पास वर्कर हैं, वर्कर वर्ग में आते हैं, उनकी अगर बेटी की शादी होगी तो शगुन के तौर पर सरकार 1 लाख रुपए देगी, ठीक है। और आपके पास इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में वाराणसी को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? ये 4 श्रेणियों में से पुरस्कार मिले हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड में, ठीक है नी, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, जैसे लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज। यहाँ पर आपके पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किन जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया है? तो 3 जिले तो ये दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, ठीक है नी। तो आपको ये याद रखने चारों के नाम, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री हाल ही में 3 दिवसीय यात्रा पर 20 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे थे। यानी किस देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी की यात्रा की? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी की यात्रा पर आए, ये आपको याद रखना है। आपके पास उत्तर प्रदेश का वह व्यक्ति जो भारतीय सेना का जो सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो मनोज कुमार कटारिया को। यानी कि इंडियन आर्मी जो होती है उसका जो ऑपरेशन आपके पास ऑपरेशन
चलते हैं आपके पास, जैसे कश्मीर में आपके पास ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों को ख़त्म किया जा रहा है, तो उन अभियानों का जो भारतीय सेना में महानिदेशक होता है वो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार कटारिया को, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिलों में अमृत सरोवर योजना कितने जिलों में शुरू कर रहा है यूपी? 75 जिलों में। और मैंने आपको बताया था आगरा में सबसे पहले शुरू की गई है। ये मैंने पिछले आपके पास जो मई को करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया था वहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है नहीं। और किस शहर के प्राधिकरण द्वारा पार्किंग की समस्या निपटने हेतु ऐप लॉन्च किया गया है? तो नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट, ये एक ऐप है आपके पास, नोएडा प्राधिकरण ने ये जो भी पार्किंग की समस्या है उससे निपटने के लिए किया गया है। कोई इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मॉरिशस वाला भी इतना कोई नहीं, लेकिन याद रख लोगे फिर भी, ठीक है नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब आगे जो आ रहे हैं, वैसे तो सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट है मैं बता देता हूँ। देखो, एक साहित्यकार थे राहुल सांस्कृत्यानंद, उनकी जयंती मनाई गई। उनका जन्म स्थान कहाँ था? यूपी के आजमगढ़ में, ठीक है नहीं। राहुल सांस्कृत्यानंद एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता में भी इन्होंने भाग लिया था, स्वतंत्रता की जो संघर्ष चल रहा था, और ये प्रसिद्ध जो है साहित्यकार भी थे। और इनका जो आपके पास एम था वो घुमक्कड़ी था। घुमक्कड़ी को इन्होंने अपने जीवन का चरम मतलब अंतिम लक्ष्य बनाया, और ये कहते थे कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक इनकी पुस्तक थी, और उसमें ये बताते थे कि आपके पास शहर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, ठीक है नहीं। और इनका एक स्मरण लेख है, जीवनी कह सकते हैं, बोलगा से गंगा, यानी कि बोलगा से गंगा, ये इनकी जीवनी है, ये याद रख लोगे आप, बोलगा से गंगा। और क्यों? क्योंकि बोलगा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है नहीं। और ये जो आपके पास है गंगा, बोलगा से गंगा, इनकी यात्राओं का एक क्या प्रकार से एक स्मरण है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बन करता है कि बोलगा से गंगा जो है जीवनी किससे संबंधित है, तो राहुल सांस्कृत्यानंद से, ठीक है नहीं। हाल ही में, और ये अगर जन्म स्थान पूछे तो आगे जन्म बता दोगे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अपात्रों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वापसी के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नंबर 1 रहा? तो पीएम किसान योजना के तहत जो किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, 2000 रुपये आपके पास हर 4 महीने में 2000 रुपये मिलते हैं, यानी 3 किस्तों के रूप में 6000 मिलेंगे। तो उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा टॉप पर रहा जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों ने इस मतलब जो सक्षम किसान थे, ठीक है नहीं, तो किसान सम्मान निधि को वापस उन्होंने लेना मतलब वापस कर दिया या नहीं लेने का निर्णय लिया है। तो ऐसे मामले में टॉप जिला कौन सा था? प्रयागराज, यानी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा किसानों ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो पैसे थे उन्हें वापसी के लिए निर्णय लिया, ठीक है नहीं। एक जिला एक खेल योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी ने ही एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी, ये भी आपको याद रखना है। एक जिला एक उत्पाद, यानी कि उस जिले का जो आपके पास उत्पाद है, ठीक है नहीं, उस जिले के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। और एक जिला एक खेल योजना का मतलब भी यही है कि एक जिले से एक खेल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है नहीं। कौन से स्टेट ने शुरू किया है? यूपी ने। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल से 20 तक यूपी में अग्नि सुरक्षा सप्ताह। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस डेट से किस डेट तक किया जाता है? तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। खड़ी बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार, इन्हें खड़ी बोली का महाकाव्यकार भी कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद इनका उपनाम था। इनकी जयंती आयोजित की गई। उनका जन्म स्थान कहाँ है? ये भी आजमगढ़ के निवासी, ठीक है नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें खड़ी बोली का महाकाव्यकार कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। और इनकी एक आप जैसे उनकी मैंने बोलगा से गंगा बताई थी राहुल सांस्कृत्यानंद की, इसी प्रकार से इनकी एक बुक है आपके पास प्रिय प्रवास, या आप नोट कर लेना प्रिय प्रवास। इसके लिए इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, बहुत अच्छी जो है इनकी रचना है, ठीक है। यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा जन्म स्थान, तो ऐसे पूछ लेगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो हरिओद की या अयोध्या सिंह उपाध्याय की, आपको याद रखना है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जल और वेक्टर जनित यानी जल से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? दस्तक अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है नहीं? तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल या एवं वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? दस्तक अभियान की। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस, और ये भी पूरे चांसेस, ठीक है नहीं? और बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ जिन्हें इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये अच्छे क्वेश्चन है, इनकी संभावना प्रबल हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यानी सतत विकास लक्ष्य हैं, उन पर जो एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं? उसके बाद देखेंगे नेपाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से किसे? तो नेपाल गवर्नमेंट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से डॉक्टर गंगेश दीक्षित को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार ने एक नया हाथी रिजर्व की स्थापना के लिए आपके पास प्रस्ताव दिया है, लखीमपुर खीरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं? नया हाथी रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? जहाँ हाथियों के संरक्षण का काम किया जाएगा, लखीमपुर खीरी, ठीक है नहीं? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक तीर्थ स्थल पर पर्यटक सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, यानी कि मथुरा जिले के यूपी गवर्नमेंट द्वारा मथुरा जिले के प्रत्येक जो भी तीर्थ स्थल होगा वहाँ पर एक पर्यटक सुविधा केंद्र बनाना, मतलब हर तीर्थ स्थल पर एक पर्यटक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। तो मथुरा जिले के हर पर्यटन स्थल पर, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड? तो वाराणसी को आपके पास कोविड इनोवेशन अवार्ड दिया गया, ये आपको याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 की जो बीमारी है उसमें बेहतर मैनेजमेंट इन्होंने किया, ठीक है नहीं, वाराणसी को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों? ये यूपी की खबरें हुई, यूपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब हम थोड़ा वर्ल्ड में चलते हैं, अब हम थोड़ा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2022 में, ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुमन बेरी को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का, ये भी याद रखना है, राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है नहीं? भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ 2+2 वार्ता आपके पास संपन्न हुई है? अमेरिका के साथ। और ये वार्ता कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन में। 2+2 का मतलब है कि भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से बात करेंगे, यानी दो मंत्रालयों की बातचीत, ठीक है नहीं? इंपॉर्टेंट मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो भारत जापान के साथ भी करता है ये वार्ता, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की है, रूस के साथ भी की है, लेकिन फिलहाल में अमेरिका के साथ की है, जो ज़्यादा चर्चा का विषय थी, क्योंकि यूक्रेन और रूस आपके पास युद्ध चल रहा है, उस समय भारत के हर कदम को दुनिया देखती है, ठीक है नहीं? तो ये वाशिंगटन में आयोजित की गई। एक आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हाल ही में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में आपके पास हेलिना, ये मोस्ट है, हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण रेंज में। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हेलिना क्या है? तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक, यानी कि जो सेना के टैंक होते हैं तो ये दुश्मनों के टैंक को जो है डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल है। तो आपसे पूछता है हेलिना क्या है, कि ये एक दवाई का नाम है या फिर ये मतलब विमान का नाम है? नहीं, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है? और एक बार इसे अगर तुमने छोड़ दिया तो इसे ये भी कहते हैं कि छोड़ो और भूल जाओ। तो ये अपने एक बार छोड़ दे तो अपने निशाने को ये टारगेट करेगी ही करेगी। कांगड़ा चाय को अभी आपके पास यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया है। कांगड़ा चाय कहाँ से संबंधित है? हिमालय से। मतलब जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल आपके पास आइडेंटिफिकेशन, यानी उस क्षेत्र की ये विशेष चाय है। तो कांगड़ा चाय कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। किसने अभी यूरोपीय मतलब आपके पास जीआई टैग दिया है? तो यूरोपीय आयोग द्वारा। यूरोप का जो एक मतलब सारा यूरोप एक जगह जो है पूरा यूरोप जो है एक यूरोपीय परिषद है, तो वहीं आपके पास 27-28 कंट्री एक साथ हैं, तो उस यूरोपीय आयोग के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है।
2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। राष्ट्रमंडल खेल ये है आपके पास, क्या होता है कि ब्रिटिश शासन यानी कि इंग्लैंड के अधीन जितने भी राष्ट्र थे उस समय, जैसे भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था और भी बहुत सारे राष्ट्र थे, तो एक आपके पास केवल ये दिखाने के लिए कि ये आपके पास ब्रिटेन के अंडर में राष्ट्र रहे हैं, ठीक है नहीं, तो पूरे इस टाइप के देशों का एक पूरा समूह बना दिया गया है और उसी को कॉमनवेल्थ गेम भी बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है नहीं। तो ये कहाँ आयोजित होगा 2026 का? ऑस्ट्रेलिया में। तो पूरा एक समूह है, उसे कॉमन गेम्स बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन आपके पास ब्रिटेन की महारानी इसका उद्घाटन भी करती हैं खेलों का, और वो सभी देश में शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहे, ठीक है नहीं। उपनिवेश का मतलब उनके गुलाम रहे या ब्रिटेन का उन पर कब्जा रहा, ठीक है। 2026 के कहाँ आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 के बर्मिंघम, ये बर्मिंघम, अब एक मिनट, बर्मिंघम है, बर्मिंघम, याद रख लेना। 2022 के कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में, और 2026 के आपके पास ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस स्टेट के साथ जो है अभी एक विकास परियोजनाओं पर सिग्नेचर किए हैं, ठीक है नहीं, भारत के किस स्टेट के साथ? नागालैंड के साथ। और एशियाई विकास बैंक जो है, जो एशिया के जो आपके पास एक प्रकार से जो विकासशील देश हैं, ठीक है नहीं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उन्हें ये काफ़ी लोन देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। मनीला में इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस, ठीक है नहीं, मनीला में मुख्यालय। और ये मनीला कहाँ पे है आपके पास? फिलीपींस में। तो ये आप याद रखोगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, मनीला, और ये कहाँ पे? फिलीपींस में। इतना आप याद रखोगे। भारत के किस स्टेट की परियोजना को समर्थन देने के लिए पैसे दे रहा है? नागालैंड की। आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के हार्दिक पांड्या ने, बस ऐसे याद रख लोगे, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, 2023 का G20 समिट कहाँ आयोजित हो रहा है आपके पास? ये आयोजित हो रहा है आपके पास भारत में, पहली चीज़। और 2022 का कहाँ हुआ था? 2022 का हुआ था इटली में, इटली की राजधानी रोम में, ठीक है नहीं। तो समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो G20 का जो सम्मेलन होगा, 2023 का सम्मेलन होगा, वो भारत में होगा। 2022 का इटली में हुआ, इटली की राजधानी रोम में। और भारत में जो सम्मेलन होगा उसकी जो समन्वयक हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा, ठीक है नहीं, ये आपके पास, ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है बस ये। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, जिसके तहत आपके पास इनोवेशन को कॉलेजों में, इनमें सब में बढ़ावा दिया जाएगा, और अटल इनोवेशन लैब भी आपके पास स्टेबलाइज की जाएंगी। तो इस मिशन को आपके पास बढ़ा दिया गया है 2023 तक, ठीक है नहीं। मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर जिनका निधन हो गया, शिव कुमार सुब्रमण्यम। इस शिव कुमार सुब्रमण्यम का अभी ये अभिनेता भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, निधन हो गया। तो याद रख सकते हो, याद रखने में तो कोई परेशानी नहीं है, एक बार देखने में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले में नडाबेट में भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन, तो आप याद क्या रखोगे बस कि व्यू पॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में, ठीक है नहीं, कौन से? बनासकांठा जिले में गुजरात में होम मिनिस्टर द्वारा व्यू पॉइंट का इंडो पाक जो इंटरनेशनल सीमा है उस पर, ठीक है नहीं।
आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाला पहले बल्लेबाज कौन बने? अश्विन। रिटायर्ड आउट का मतलब रिटायर हुए उसके बाद अपने आप को आउट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है नहीं। तो अश्विन पहले बल्लेबाज हुए, या पहले कहीं भी चीज़ जुड़ जाती है मोस्ट हो जाती है, ठीक है। T20 में 1000 चौके लगाने वाले बल्लेबाज, ये कोई इतना मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, जिन्हें कितने लोग लगाते हैं। भारत मतलब पहले बल्लेबाज बन गए भारत की तरफ से, ठीक है नहीं। तो भारत की तरफ से शिखर धवन, तो ये थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। ये भी कोई नहीं है कि 350 T20 खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, कोई फ़ायदा नहीं। देखो ये आपके पास 2022 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 का जो महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर किसने 7वीं बार इस खिताब को जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ये महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था ये? न्यूजीलैंड में, याद रख लेना, न्यूजीलैंड में। कौन सा था ये? 12वां था, ये 12वां था आपके पास। और भारतीय टीम जो है इसमें सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही, और फाइनल में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, और ऑस्ट्रेलिया ने ये अब तक 7 बार जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया इसे, यानी कि 12 बार ये आयोजित हुआ है क्रिकेट विश्व कप महिलाओं का, और 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने अभी तक बिल्कुल नहीं जीता, ये भी आपको याद रख लेना है। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। वह देश जहाँ आर्थिक संकट के बीच पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया? श्रीलंका। ये मैंने आपको बताया भी था मई वाली करंट अफेयर्स में भी। कोरोना के नए वेरिएंट XE, ये कहाँ खोजा गया है? सबसे पहले मुंबई में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर में अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? टेम्पल 360, ठीक है नहीं। सीधा मंदिरों में जो भी आपके पास अनुष्ठान वर्क होता है उसका सीधा लाइव प्रशासन मतलब प्रसारण आप देख सकोगे, लाइव टेलीकास्ट सीधा देख सकोगे, ठीक है नहीं। उसके बाद और देखते हैं भाई क्या है। वह राज्य सरकार जिसने सरकारी स्कूलों में 12वीं की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता, यानी कि जो आपके पास गीता पाठ्यक्रम है वो लागू करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश द्वारा, हिंदी की और संस्कृत की बुक में, ठीक है नहीं। गीता पाठ को लॉन्च किया जाएगा और गीता के बारे में बताया जाएगा, ठीक है नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को निलंबित कर दिया? रूस को। ये मैंने मई में भी बताया था, रूस को निलंबित कर दिया है, और चेक गणराज्य को शामिल किया है। चेक गणराज्य ये यूरोप का एक देश है, इसे शामिल किया है और रूस को बाहर कर दिया, जो यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार को लेकर जो संस्था है उसके द्वारा, ठीक है नहीं। रेलवे आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कालाबाजारी को रोकने के खिलाफ मतलब एक अभियान चलाया? ऑपरेशन उपलब्ध, यानी कि आपके पास जो भी कालाबाजारी होती है रेलवे में उसे रोकने के लिए। कालाबाजारी का मतलब आपके पास चोरी चकारी या किसी भी टाइप की मतलब वो आपके पास सामान इधर उधर ले जाया जा रहा है फालतू का, ठीक है नहीं, तो उसे रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध कार्यक्रम चलाया गया है। और किस स्टेट ने भी मतलब 13 नए जिलों का गठन करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत का अगला विदेश सचिव कौन है, यानी कि इंडिया का अगला फॉरेन सेक्रेटरी कौन है आपके पास? फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वह शहर जहाँ पर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर, यानी कि आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि इंडस्ट्री में जो वेस्ट निकलता है उससे सड़क बनाने वाला भारत का पहला जो शहर बना वो सूरत बना, ठीक है नहीं। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे उन्होंने सड़क बनाई। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है UN वुमेन, किस देश द्वारा इन्हें 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? भारत के द्वारा। भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए UN में कितना डॉलर आपके पास दान दिया है? 5 लाख अमेरिकी डॉलर। देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन एल्बाइट का निधन हो गया, यानी किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी? यह अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी, इनका निधन हो गया, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं। वह भारतीय अभिनेता जिसे अबू धाबी यानी कि UAE
का एक शहर है कि यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? रणवीर सिंह को। और ये कहाँ पर है आपके पास? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पे है? UAE यानी यूनाइटेड मतलब संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है नी, ये आपको याद रखना है। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने स्विस ओपन यानी स्विट्जरलैंड का जो ओपन है वो उसमें महिला एकल खिताब का जीता PV सिंधु ने बैडमिंटन से, ये भी आपको याद रखना है। तो स्विस ओपन 2022 को किसने जीता? PV सिंधु ने महिला एकल में। गोवा के मुख्यमंत्री दूसरी बार कौन बने? प्रबोध सावंत। नीति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। पहला तो क्वेश्चन ये है, ठीक है नी। और इसमें टॉप पर कौन राज्य रहा? गुजरात रहा, यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में भारत में गुजरात नंबर 1 पर रहा, ठीक है। कौन जारी करता है निर्यात तत्परता सूचकांक? नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। ये कोई मोस्ट नहीं है। बिम्स्टेक, ठीक है नहीं, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास जो 7 देश हैं इसमें भारत शामिल है, ठीक है, श्रीलंका शामिल है, और आपके पास थाईलैंड शामिल है, और एक आपका म्यांमार शामिल है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये 7 देश हैं। और ये इन्होंने आके एक समूह बनाया है जिसे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बोला जाता है। इसे इसका शॉर्ट फॉर्म है बिम्स्टेक, ठीक है। इसका 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, आया हुआ था PCSE। हाल ही में किस भारत में किस प्रदेश में जो एक आस्पा एक्ट है, ठीक है ना, जो सेना को एक ज़्यादा अधिकार देता है, वहाँ पर आपके पास किसी भी क्षेत्र में जब ये लगाया जाता है तो कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 6 महीने के लिए। कहाँ पर? आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आस्पा एक्ट होता है जिसमें सेना को असीमित अधिकार दे दिए जाते हैं उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में लगा हुआ था, तो वहाँ कितने दिन और बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? डेविड ब्रावो, ठीक है। ये कहाँ के हैं? आपके पास वेस्ट इंडीज़ के। गिलबर्ट F. होंगवो, ये आपके पास अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक, याद रख लोगे, गिलबर्ट F. होंगवो। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये स्विट्जरलैंड में, ये इतना याद रख लेना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक पहला ऐसा संगठन है यूनाइटेड नेशन का जिसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन की स्थापना से पहले हो गई थी। 1919 में इसकी स्थापना हो गई है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो है RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभी जारी किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में, ठीक है नहीं, बेंगलुरु में ये आपके पास उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्वेश्चन यही पूछेगा कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन RBI के गवर्नर द्वारा कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनोवेशन हब, ये जो रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप उद्देश्य में आ जाएगा वित्तीय समावेशन करना। वित्तीय समावेशन का मतलब बैंक की जो सेवाएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है नहीं। भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? यूनाइटेड नेशन का जो उच्च स्तरीय बोर्ड है, तो किस महिला अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है? जयंती घोष को। तो ये आप याद रख लोगे, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन है भाई? शंकर प्रसाद शर्मा। ये भारत में नेपाल के नए राजदूत हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है वन लाइनर की फॉर्म में यूपी की करंट को और नेशनल और इंटरनेशनल करंट को कवर किया। अब हम थोड़ा सा हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे अब करंट को, ठीक है। तो उसमें उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को डीपली पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी, ठीक है, वो आपके पास 2022। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है
की जो पॉलिसी है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना, यानी कि आपके पास कपड़े के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक हब बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जा सके और उत्तर प्रदेश में निवेशक जो है वो आकर्षित हो। इस मतलब आपके पास पॉलिसी का यही उद्देश्य है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मैं पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूँ यही आप देख लेना बस, और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक याद रखोगे कि उद्यमियों को कितने % सब्सिडी कितने पे दी जाएगी, यानी 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी आपके पास जो भी उद्यमी इसमें काम करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं कुछ भी, तो उन्हें सब्सिडी 40% की। और इस नीति में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है या निवेशकों को कहाँ आकर्षित किया जा रहा है या कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है? पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेशकों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट देंगे। ठीक है नहीं, 100% स्टाम्प शुल्क और भूमि अनुदान देने की बात भी की जा रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो ये क्वेश्चन मतलब आपके क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की ये जो टेक्सटाइल गारमेंट पॉलिसी है इसके तहत किस क्षेत्र को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है? तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड को। सब्सिडी कितने % है? 40% है, ये आपको याद रखना है। और भूमि लागत अनुदान कितना है? 7%। स्टाम्प शुल्क कितना है? 100%। ठीक है नहीं, ये बस इतना याद रखना और ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मन है तो पढ़ लो पूरा, मतलब जितना भी आपके पास है मन कर रहा है पढ़ने को तो पढ़ लो, नहीं तो जितना मैं बताता हूँ उतना याद कर लो। वाराणसी को इस इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में कितने आपके पास पुरस्कार मिले? 4, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है नहीं, और ये भारत के शहरी और विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया था? ये गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया था, ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, बस और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक आपके पास ये है, इसमें आगे पॉइंट दस्तक अभियान, यूपी का दस्तक अभियान। मैंने आपको बताया जो संचारी रोग हैं उन पर नियंत्रण के लिए, ठीक है नहीं, ये जल जनित और वेक्टर जनित जो बीमारियां रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा? दस्तक अभियान। ठीक है, इसमें कौन कौन से रोग शामिल हैं? इन्फेलाइटिस, ठीक है नहीं, इंसेफेलाइटिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया, ये सब संचारी रोग हैं और इनसे सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान आपके पास जारी किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, निम्न में से कौन से संचारी रोग हैं? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, इंसेफेलाइटिस और मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया, नाम याद रखोगे। कभी कभी पूछा कौन से संचारी रोग हैं, इस टाइप से, और नहीं तो दस्तक अभियान वाला तो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, ये मैंने आपको बताया। ठीक है नहीं, राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा, ये याद रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी विधान परिषद के चुनाव हुए। मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा जो है 33 सीटें जीती, टोटल 36 सीटों के लिए चुनाव हुए। ठीक है नहीं, अब बस आपको यहाँ याद रखना है कि विधान परिषद जो है इसका गठन आर्टिकल किसके तहत किया जाता है? 169, इसके तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। और इसमें 1/3 सदस्य तो विधायकों के द्वारा ये विधायक चुनते हैं, ये आप याद रख लेना। 1/3 तो विधायक चुनते हैं और 1/3 सदस्य जो है वो नगर पालिका और जिला बोर्ड चुनते हैं। 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य स्नातक चुनते हैं। ये आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, स्नातकों द्वारा कितने सदस्यों का चयन होता है? और 1/12 जो है वो शिक्षक चुनते हैं। और 1/6 राज्यपाल, ये राज्य जो पाल हैं ये मनोनीत करते हैं। ये बस इतना याद रखना है आपको कि राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 को। मतलब स्नातक कितने चुनते हैं? 1/12, और शिक्षक कितने चुनते हैं? 1/12। टोटल विधान परिषद में कितनी सीटें होती हैं? जितनी विधानसभा में सीटें होती हैं उसका 1/3,
इतनी सीटें होती हैं विधान, आप मतलब मुझे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, जितनी विधानसभा में सीटें उसका 1/3, जैसे यूपी में कितनी 403 है विधानसभा में, तो यूपी में टोटल कितनी सीटें हैं आपके पास विधान परिषद में 100 सीट हैं, तो ये आप याद रख लोगे। तो यूपी में विधानसभा में 403 सीट हैं और विधान परिषद में 100 सीट है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत विधान परिषद का गठन किया था? आर्टिकल 169। और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि अभी तक जो कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं? एक बार आप मैं बोल रहा हूँ याद रख लो कि यूपी है आपके पास, एक बिहार है आपके पास, और एक कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और एक स्टेट और है, वो अभी देख लेंगे आ जाएगा इसमें ना। 6 स्टेट हैं, एक शायद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, हाँ एक महाराष्ट्र है। तो ये 6 स्टेट हैं, आप नाम याद रख लेना, इनमें विधान परिषद है। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्टेट में विधान परिषद है? तो 6 स्टेट में, यूपी में, बिहार में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ठीक है नहीं, ये आपके पास। आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहाँ से की? श्रावस्ती से, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्या उद्देश्य है? साक्षरता कम, सबसे कम साक्षरता किसमें? श्रावस्ती जिले में, वहाँ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद एक इस इधर है मथुरा में प्रत्येक तीर्थ, मथुरा में ये मैंने बता दिया है कि मथुरा में प्रत्येक तीर्थ स्थल पर पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो बेसहारा पशु होते हैं गोवंश के, उनके लिए सफारी का निर्माण, ठीक है नहीं, ये पशुधन विभाग ने जो है ये कहा कि बेसहारा जो गोवंश हैं उन्हें सहारा देने के लिए गो सफारी बनाई जाएगी, यानी कि जहाँ भी कोई ग्राम समाज की भूमि होगी वहाँ पर आपके पास एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाएगी जहाँ पर वो बेसहारा पशु रह सकते हैं, ठीक है नहीं, यानी कि वन क्षेत्र की कोई ज़मीन है वहाँ सैड युक्त आश्रय का निर्माण किया जाएगा उनके लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि किस स्टेट में बेसहारा गोवंश के लिए सफारी निर्माण किया जा रहा है, तो यूपी में, बस क्वेश्चन यही बनेगा और नहीं बनेगा। लोक निर्मला सम्मान मैंने आपको बताया था किसे दिया गया है? शारदा सिन्हा को, ठीक है नहीं, याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कानपुर से चुने जाते हैं, ठीक है नहीं, याद रख लेना। और कौन से हैं आपके पास ये? अगर 23, मतलब वैसे तो नंबर में 23वें हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में बात करें तो ये 18वें अध्यक्ष हैं, इतना याद रखना आपको। नंबरिंग की बात करें, क्रम की बात करें तो 23वें हैं ये, और अगर हम व्यक्ति की बात करें तो 28वें हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी सीट्स आते हैं? ये महाराजपुर सीट है कानपुर में, वहां से आते हैं, ठीक है, याद रख लेना। अभी तक सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा केसरीनाथ त्रिपाठी 13 साल तक अध्यक्ष रहे, ये भी याद रखना है, ठीक है नहीं। तो क्या याद रखोगे? एक तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये सतीश महाना है। कौन से क्रम के हैं? व्यक्ति के रूप में 18वें क्रम के हैं, और नंबरिंग की बात करें तो 23वें क्रम के हैं। कहाँ से ये चुने जाते हैं? कानपुर की महाराजपुर विधानसभा से ये विधायक हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और सबसे ज़्यादा कौन रहे हैं आपके पास? केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की 6 जनजातियों को एसटी में शामिल कर लिया है, ये मैंने आपको बताया था, वो जनजातियों के नाम भी बताए थे, गोंड, दुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोर, ठीक है, ये है। उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम राष्ट्रीय घटना चक्र को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल पर घटनाक्रम हुआ उसे पढ़ेंगे। जैसा राष्ट्रीय शिक्षितु मेला, ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया आपके पास? स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 1 लाख से अधिक प्रशिक्षकों को काम
पर रखने में सहायता देना और नियोक्ताओं को देश भर में सही प्रतिभा का दोहन करने में सहायता करना। यानी कि जो कंपनियां हैं उनके मतलब उनके लिए 1 लाख प्रशिक्षकों को मतलब जो प्रशिक्षु हैं उन्हें स्किल्ड किया जाएगा, ताकि जो नियोक्ता हैं जो कंपनी के मतलब आपके पास मालिक हैं जो मतलब नियुक्त करते हैं जो लोग, तो उन प्रशिक्षकों को काम पर वो रख सकें। ठीक है नहीं, तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षितु मेला 2022 ये स्किल इंडिया जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है, महानिदेशालय के द्वारा। ठीक है नहीं, काम वो ये स्किल्ड करके व्यक्तियों को और कंपनियों के जो काम के योग्य बनाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। तो क्वेश्चन पीसीएस में क्या आया था, इस पीसीएस में आया था कि ये संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। पहली बात तो नई दिल्ली में, ये याद रखो, नई दिल्ली में ये बनाया जा रहा है। कहाँ नई दिल्ली में भी कहाँ बनाया जा रहा है, त्रिमूर्ति भवन को, त्रिमूर्ति भवन। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, त्रिमूर्ति भवन। 4 नाम दे दिए थे उसके दिल्ली के अंदर ही, और बताइए कहाँ बनाया जा रहा है। तो एक तो त्रिमूर्ति भवन याद रखोगे, कहाँ बनाया जा रहा है, नई दिल्ली में। ठीक है नहीं, यानी प्रधानमंत्रियों से संबंधित जो यादगार हैं वो यहाँ संग्रहालय में जो वस्तुएं हैं, कोई भी चीज़ है या उनकी यादों से संबंधित, वो इसमें सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है नहीं। उसके बाद अगर बात करें स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना को 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है, 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है नहीं, अब इसे विस्तार दे दिया गया है 2025 तक। उद्देश्य क्या था कि जो भी आपके पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समुदाय की महिलाएं हैं, उन्हें विनिर्माण के लिए या सेवा व्यापार के लिए आपके पास सरकार या कोई भी ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी, यानी बैंक उसे ऋण दे सकते हैं। ठीक है नहीं, ग्रीन फील्ड उद्यम ग्रीन फील्ड होता है वो व्यवसाय या व्यापार या कोई भी कंपनी जो शुरू से लगाई जाती है। ठीक है नहीं, यानी नए तरीके से बिल्कुल, तो उन कंपनियों के लिए या उस उद्यम को शुरू करने के लिए बैंक इन्हें लोन देंगी, एससी और एसटी महिलाओं के लिए। तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन लोगों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है नहीं, ताकि ये इनका महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। कब शुरू की गई थी, 5 अप्रैल 2016 को। बढ़ा दिया गया है कब तक, 2025 तक। ये आपको याद रखना है, इतनी बातें बस याद रखनी है इसमें। ठीक है नहीं, कम से कम कितना लोन मिलेगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इतनी बातें बस याद रखनी है और कुछ नहीं। चर्चा में रही थी इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। एक ये है जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसके द्वारा डिब्रूगढ़ असम में ये आयोजित किया गया। तो अगर क्वेश्चन बनेगा जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ, डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या होगा भाई, इसका काम ये होगा जो भी मतलब जो सूचना प्रसारण है उससे संबंधित जो भी आपके पास लाइसेंस हैं या कोई पंजीकरण है, लाइसेंस है, अनुमति है, वो अब एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाएगी सब एक ही जगह। ठीक है नहीं, तो इस पोर्टल का उद्देश्य यही है कि मतलब डिजिटल जो आपके पास भारत में व्यवस्था है उसे बढ़ावा देना, कि लोग परेशान ना हो, एक ही पोर्टल पर सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएं। ठीक है, ये मैं बता दिया कि आंध्र प्रदेश में 13 जिलों का गठन किया गया। बस आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, कौन कौन से जिले हैं कौन कौन से नहीं। ठीक है नहीं, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। एक ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में भी आया था कि स्वनिधि स्कीम किसके लिए शुरू की गई है। तो स्वनिधि स्कीम को किसके लिए शुरू किया गया है, ये आपके पास जो छोटे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो आपने देखा होगा गली मोहल्ले में जो ठेले पे सामान बेचते हैं, उन्हें मतलब अपना जो काम शुरू करने के लिए सरकार 10,000 रुपये की मदद देगी। कितने रुपए की, 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की उन्हें कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन पीसीएस में ये आया था स्वनिधि कार्यक्रम जो शुरू किया गया उसका क्या उद्देश्य है, किसके लिए शुरू किया गया। तो पीएम स्वनिधि जो है आपके पास उन परिवारों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल की मैपिंग के लक्ष्य को मतलब प्रोफाइल की मैपिंग के लक्ष्य को के साथ शुरू की गई। यानी कि जो लोग आपके पास रेडी, वैसे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकता है, यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए ऐसे भी आ सकता है इंग्लिश में कभी,
स्ट्रीट वेंडर के लिए आपके पास ये योजना शुरू की गई है ताकि उन्हें जो है 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाए और वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, ठीक है नहीं। या ये भी आ सकता है रेहड़ी पटरी वालों के लिए, ठीक। आगे देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये भी आ सकता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब किस भी रूप में आ जाए, आप ये समझ जाओ कि जो छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो ठेले वाले लोग होते हैं, उन्हें ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें ब्याज कितना होगा, 7% वार्षिक ब्याज होगा, ठीक है नहीं। उसके बाद एक और आपके पास नीति आयोग ने जारी किया निर्यात, ये मैं बता चुका हूँ, निर्यात तत्परता सूचकांक में नीति आयोग ने जारी किया है। गुजरात इसमें पहले स्थान पर आया है, गुजरात लगातार पहले स्थान पर है दूसरे वर्ष में, और अन्य स्थानों पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भी याद रखना है। कभी कभी क्रम आ जाता है कि पहले स्थान पर कौन रहा, गुजरात, पूछ लेगा दूसरे स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर तमिलनाडु, तो ये क्रम भी पूछ लेता है कि क्रम लगाइए, ठीक है नहीं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु किसने जारी किया निर्यात तत्परता सूचकांक, नीति आयोग ने, यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में सबसे पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, निर्यात के मामले में यानी बाहर सामान भेजने के मामले में, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल हो गया। अब हम इंटरनेशनल खबरों को पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल है। अगर एक इसमें ये रही ना, भूआवृत राज्यों में कौन है पहले स्थान पर, हरियाणा। भूआवृत का मतलब जो चारों ओर मतलब भूमि से घिरे हुए हैं, यानी कि बीच में है आसपास के, ये बिल्कुल हरियाणा बीच में है, चारों ओर इधर राजस्थान से घिरा हुआ है, इधर यूपी से, उधर आपके पास हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, ठीक है नहीं। तो भूआवृत का मतलब चारों ओर भूमि से घिरे हुए, उसमें पहले स्थान पर हरियाणा। श्रीलंका में आर्थिक जो संकट हुआ था, कैबिनेट ने सब इस्तीफा दे दिया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इमरान खान को हटा दिया गया था, प्रधानमंत्री से अविश्वास प्रस्ताव उनके पास मतलब पास हुआ था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया तो पाकिस्तान। अभी अमेरिका और यूरोपीय संघ में जो है LNG यानी जो गैस होती है, ठीक है नहीं, लिक्विड नेचुरल गैस, तो उसे लेकर समझौता हुआ है LNG को लेकर। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, क्योंकि अपने देश जहाँ हमारा भारत शामिल होता है तो वो खबरें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित हो चुका है और रूस को बाहर कर दिया है, चेक गणराज्य को इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है नहीं। ये विधेयक जो आते हैं ये आपके काम के नहीं होते, ये वैसी खबरें आती हैं, ये IAS में तो पूछ लेता है इनके बारे में, लेकिन आपके काम के नहीं है वनडे एग्जाम वालों के लिए। अब इसमें याद रखना है कि देखो ये यूनाइटेड नेशन की जो संयुक्त राष्ट्र की जो ये परिषद होती है मानवाधिकार परिषद, ये एक इंटर गवर्नमेंट सरकारी निकाय है, विभिन्न सरकारें इसमें शामिल हैं। दुनिया भर में क्या काम करती है, मानवाधिकारों का संरक्षण। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में, ठीक है नहीं, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, बस इतना ही है। अब भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ये भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है नहीं, और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उसके मुद्दों पर बातें हुई। बस इतना ही याद रखना है आपको, किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत की यात्रा की गई थी, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा, तो बोरिस जॉनसन के द्वारा, ठीक है नहीं। बस इसमें इतना याद रखना है कि भारत राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में ब्रिटेन को आमंत्रित किया है शामिल होने के लिए। तो क्वेश्चन ये बनेगा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन या हाइड्रोजन मिशन जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, भारत के द्वारा, ठीक है नहीं। उसके बाद 2+2 वार्ता मैंने आपको बताया था अमेरिका के साथ भारत ने की है, वॉशिंगटन में शुरू की, आपके पास हुई है, इतना ही याद रखना है, फालतू कुछ याद रखना नहीं। पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, टाइम हो आपके पास पढ़ लेना, नहीं तो इतनी बातें जो मैं बता रहा हूँ वही याद रख लेना, वही आपके पास इम्पोर्टेंट है। बस ये आ सकता है कि ब्रिटेन भारत का कौन से नंबर का पार्टनर है, 15वें नंबर का ट्रेड पार्टनर है। प्रधानमंत्री के और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातें हुई हैं, तो बातें तो ऐसे चलती रहती हैं, बातचीत तो चलती रहती है सरकारों के मध्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ये क्वेश्चन बनता है
कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता आपके पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और पीछे भी मैंने यूएई का साथ बताया था, यूएई के साथ भी क्या है, लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा तो ऑस्ट्रेलिया भी लगाओगे, अगर दोनों होंगे तो दोनों लगाओगे। ये नीति वीति जो आती है इनका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। देखो भारत के राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान की राज की यात्रा की, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी को याद रखो, कभी कभी राजधानी पूछ लेता है। तो अस्वाग इसकी राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो आपके पास अस्वाग है। हाँ होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, देख लेना इसमें होगी, ठीक है नहीं। ये है आपके पास अस्तबाग है, ऐसी कुछ है हाँ ये बताता हूँ, ये है ये आपके पास तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, अस्तबाग होनी तो चाहिए यहाँ पे। ये नहीं देखो ये है आपके पास बात है ये, ठीक है नहीं। ये तो अगर क्वेश्चन बन के आता है कि असगाबाद जो है किसकी राजधानी है, असगाबाद, तो ये आपके पास राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। जो मिड एशिया के जो कंट्री हैं, मतलब किर्गिस्तान है और कजाकिस्तान है, इनकी राजधानी आपको याद रखनी है, कजाकिस्तान की और ये तुर्कमेनिस्तान की, उज्बेकिस्तान की मैंने आपको बता दी, ठीक है। इनकी राजधानी याद रख लेना, कभी कभी राजधानी पूछ लेता है। उसके बाद एक ये है देखो फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल क्या होती हैं कि जो चावल में आपके पास पोषण युक्त चीज़ें जो है वो एंटर कर दी जाती हैं। तो चावल में क्या होता है, मतलब पोषण युक्त चावल जो होता है उसे फोर्टिफाइड चावल कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो इसकी आपूर्ति को मंजूरी दी है। तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि चावल में जब पोषण मतलब शामिल कर लिया जाता है तो या फोर्टिफाइड चावल की क्या विशेषता है, कैसा चावल होता है, तो ये पोषण युक्त होता है, यानी कि बहुत सारे विटामिन चावल में एंटर कर दिए जाते हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है नहीं। अब जो आपके पास मिड डे मील है उसमें ये शामिल किया जाएगा फोर्टिफाइड चावल, ताकि बच्चों में पोषण की व्यवस्था को सही से करा जा सके। वो आरबीआई ने बैंकों का समय वो 10 बजे खोल देते हैं, अब 9 बजे कर दिया है, कोई खास खबर वो नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभी प्रधानमंत्री ने जामनगर कहाँ है, ये आपके पास गुजरात में है। अभी जामनगर थोड़ी सी यहाँ पीडीएफ में थोड़ा कम छपा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। जामनगर में अभी जो है WTO यानी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ग्लोबल सेंटर खोला है। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी जो परंपरागत ज्ञान है हमारा आयुर्वेद वाला जो ज्ञान है उससे संबंधित आपके पास चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात के जामनगर में अभी WHO की ग्लोबल सेंटर खोला है। ये बस इतना याद रखना है कि आयुर्वेद को या परंपरागत मेडिसिन के क्षेत्र में आपके पास बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल सेंटर का कहाँ पर उद्घाटन किया गया, जामनगर गुजरात में, ठीक है नहीं। बस इतना ही याद रखना है आपको। और एक ये WHO के महानिदेशक याद रख लेना आपके पास, WHO के महानिदेशक अभी बता देते हैं आपको कौन थे। ये टेड्रोस ऐसी कुछ नाम है इनका, याद रख लेना, मुझे भी सही से नहीं दिखाई दे रहा, अभी 1 मिनट रुक जाइए बस। WHO के ये टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं, टेड्रोस मैं लिखवा रहा हूँ। ये है आपके पास
टेड्रोस घेब्रेयेसस, ठीक है ना, ये याद रख लेना, घेब्रेयेसस, टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो ये WHO के महानिदेशक हैं। जामनगर में ये जो है आपके पास आधारशिला रखी है ग्लोबल सेंटर की ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, बस इतना याद रखना है, और कुछ याद रखने वाली बात इसमें है। सेबी ने आइडिया थोन मंथन की घोषणा की। तो आइडिया थोन मंथन जो है सेबी, पहले तो सेबी क्या है, ये हमारा जो शेयर मार्केट होता है उसे रेगुलेशन करने वाली संस्था है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है सेबी का। ये जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट होता है ना, ये हमारा जो नेशनल शेयर मार्केट है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब के रेगुलेशन के लिए सेबी एक संस्था है सरकार की, ठीक है। इस मुख्यालय इसका मुंबई में। तो इसने क्या काम किया है, ये जो भी शेयर मार्केट के अवसंरचना संस्थानों के साथ मिलकर एक मंथन शुरू किया है, यानी कि शेयर मार्केटों के साथ मिलकर, इसे इन्होंने नाम दिया है आइडिया थोन मंथन। तो क्वेश्चन अगर बनता है आइडिया थोन मंथन किससे संबंधित है, तो सेबी से, ठीक है नहीं, या शेयर मार्केट से, प्रतिभूति बाजार से, शेयर मार्केट से। इतना ही याद रखना है, और कुछ याद रखने वाली बात है नहीं। और इतना और एक बात और याद रखनी है, अभी सेबी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी का आपको एक संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है भारतीय सरकार की, उसकी अभी जो है अध्यक्ष बनाई गई माधवीपुरी बुच। और आइडिया थोन जो मंथन है वो सेबी से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है, यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखना है नहीं। अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। एक आपके पास स्कॉर्पिन सीरीज की पनडुब्बी बागसीर, छठी पनडुब्बी बागसीर का जलावतरण किया गया। एक दोस्तों प्रोजेक्ट 75 है, इस प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है हम स्कॉर्पिन जो सीरीज है उसकी पनडुब्बी तैयार कर रहे हैं 6। तो उसमें छठे नंबर की जो बागसीर है उसे जलावतरण यानी जल में उसे एंटर कर दिया गया है। बस इतना ही याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, तो आप बता दोगे स्कॉर्पिन पनडुब्बी के निर्माण से संबंधित है, ठीक है नहीं। बस इतना ही याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 तो स्कॉर्पिन पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है, ठीक है। और ये तो कोई इतना वो नहीं है आपके पास कि राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बस इतना मतलब जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये अभ्यास किया गया या जो भी मिलकर बात किया गया होगा, आयोजन किया होगा साइबर सिक्योरिटी पर लेकर, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक ये पूछा जाएगा कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। और ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है आपके पास, गुजरात। पहले स्थान पर कौन रहा है यहाँ पर, गुजरात पहले स्थान पर रहा है, दे रखा होगा देखो, गुजरात केरल पंजाब ये बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर, और गोवा छोटे राज्यों में पहले स्थान पर। इतना ही याद रखना है। पहले तो याद रखना है ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है, ऊर्जा राज्य जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। पहले स्थान पर कौन है ऊर्जा जलवायु सूचकांक में, आपके पास गुजरात, केरल और पंजाब बड़े राज्यों में हैं 1 2 3, और गोवा जो है छोटे राज्यों में। बस इतना ही याद रखना है, बस और कुछ याद रखना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ आपके पास शुरू किया गया है, असम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, पहला जुड़ा हुआ है तो मोस्ट हो जाता है। तो इतना ही याद रखना है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ आपके पास शुरू किया है, असम में, ठीक है नहीं। एक मतलब पर्यावरण जो मंत्रालय है उसने प्रकृति नाम का शुभकर जो है लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि नेचर के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि प्रकृति के नाम का जो शुभकर है वो उसका उद्देश्य क्या है, नेचर के बारे में लोगों को जागरूक करना, किसके द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है नहीं। तो अगर आता है तो आप बोल देना या देख लेना कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये एक शुभकर जारी किया गया है। इसका उपयोग है आपके पास, इस शुभकर प्रकृति शुभारंभ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन की दिशा में एक कदम है।
यानी कि जो प्लास्टिक उन्मूलन है आपके पास, उसे खत्म करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता के लिए प्रकृति नाम का शुभ कर ये जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। इतना याद रखना है बस। अब देखेंगे आपके पास थोड़ा सा सुर्खियों में एक चीज़ ये है आपके पास, विश्व का पहला वन्यजीव मतलब बॉन्ड जो है विश्व बैंक ने जारी किया है किस पशु को बचाने के लिए? अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड किस बैंक द्वारा आपके पास जारी किया गया है? रिजर्व बैंक द्वारा, SBI द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा। किस पशु को बचाने के लिए? अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए। ठीक है नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। और थोड़ा सा देखते हैं, और ये काला गैंडा जो है वो IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। बस एक ये याद रखना है कि IUCN जो है ये रेड लिस्ट निकालता है, मतलब जो भी पशु मतलब जीव जंतु होते हैं उनकी सुविधता को लेकर, यानी कि उनकी खत्म मतलब वो वनों में ख़त्म है, प्रकृति से वो मतलब गायब हो चुके हैं नहीं, या कितने % हैं कितने नहीं, उस चीज़ को लेकर उनकी कैटेगरी बांटती है। तो उसमें ये किस कैटेगरी में रखा गया है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में इसे रखा गया है। ठीक है नहीं, बस इतना ही याद रखना है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। और IUCN एक इंटरनेशनल लेवल पर ही संस्था होती है, इसका जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड में है। याद रखना, पर उसमें नेट से सर्च कर लेना इस बारे में। ठीक है ना, ग्लैंड है ऐसी कुछ पता नहीं, देख लेना एक बार और मुख्यालय, जहाँ तक थोड़ी सी नॉलेज है वो यहाँ तक ही है। IUCN को सर्च कर लेना आप, इसका मुख्यालय सर्च कर लेना, थोड़ा सा आप अपना नोट को इस टाइप से अपडेट कर लो। IUCN इसका मुख्यालय, मुझे पता है इसका मुख्यालय जो है इंग्लैंड में ही है आपके पास। ठीक है ना, एक बार देख लेना हो। उसके बाद इसमें देखेंगे चर्चित व्यक्तित्व को देखेंगे। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना गया है, उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। बस इतना ही याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की। याद रख लेना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, पहला योजना आयोग था और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। ठीक है नहीं, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं। कभी कभी अध्यक्ष से पूछ लेता PM। ठीक, कभी पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, सीधा डॉक्टर सुमन बेरी को लगा कर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद जनरल मनोज पांडे को नया थल सेना अध्यक्ष चुना गया है, और ये कौन से थल सेना अध्यक्ष हैं? 29वें। किनका स्थान लिया है? मुकुल नरवणे का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है नहीं, अजय कुमार सुध, ये आपके पास भौतिक विज्ञानी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया अजय कुमार सुध को। ठीक है नहीं, और रेणु सिंह को जो आपके पास केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा देहरादून में जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र है उसका अगला निदेशक चुना गया है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में, और उसका निदेशक किसे चुना गया है? रेणु सिंह को। ठीक है नहीं, ये आप याद रखोगे। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है G20 का जो समन्वयक है वो चुना गया है, इन्हें याद रख लो। उसके बाद हम नियुक्तियाँ को मतलब त्यागपत्र को देखेंगे, किसने त्यागपत्र दिया। तो राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से त्यागपत्र दिया है, ये मैं बता चुका आपको। एक ये याद रखने वाली बात है नियुक्ति में, शांति शेट्टी को जो है आपके पास US की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं उनका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इधर हम त्यागपत्र देख रहे थे, त्यागपत्र और तो नहीं कुछ, बस इतना याद है त्यागपत्र में। निधन की बात करें, निधन तो एक वीणा पाणी मोहंती, इनका भी निधन हुआ है। ये किससे संबंधित है?
उड़िया साहित्य से, उड़िया साहित्य उससे संबंधित है। ये बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया। वो किस साहित्य से संबंधित है? उड़िया साहित्य से। और एक आपके पास टी रामाराव, इनका निधन हो गया है। ये डायरेक्टर भी थे हिंदी फिल्मों के, ठीक है नहीं, तमिल और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर थे, इनका निधन हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से किस हिंदी और तमिल फिल्मों के डायरेक्टर की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है? टी रामाराव की। अब देखो ये समिति और सम्मेलन है। समिति सम्मेलन में सेमीकोन इंडिया कार्यक्रम के लिए सलाहकार समिति, तो सेमीकोन यानी सेमी कंडक्टर पर जो एक सेमिनार आयोजित होगी उसके लिए एक कार्यक्रम से संबंधित एक सलाहकार समिति है, उसका गठन किया गया है, ठीक है नहीं। और इस समिति में बहुत सारे लोग शामिल होंगे, ठीक है, ये बस हमें इतना कोई नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? जो सेमी कंडक्टर के जो डिस्प्ले बनती हैं बहुत सारे मोबाइलों की या इनमें भी चिप लगती है सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना इसके बारे में, वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो एक 5वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया कहाँ होगा? श्रीलंका में। और बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि बिम्स्टेक अगर देशों की बात करें हम तो इसमें दिया होगा जैसे, तो चलो होगा अभी आ जाएगा। ये तो बिम्स्टेक मैंने आपको देश बताए थे, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भारत है और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये बिम्स्टेक में शामिल है, ठीक है नहीं, याद रख लेना आप। बस इतना याद रखना कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तेजस कौशल परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपके पास दुबई एक्सपो में तेजस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स और एंड स्किल, यानी कि जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उन लोगों को स्किल दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर स्किल्ड काम कर सकें, ठीक है नहीं, वहाँ के जो आपके पास ज़रूरत के हिसाब से उन्हें काम मिल सके। तो तेजस योजना का क्या उद्देश्य है? ये प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया योजना है, अंतर्राष्ट्रीय योजना। तो यही क्वेश्चन बनेगा, प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कौन सी, मतलब अभी हाल ही में किसे शुरू किया गया है? तेजस कौशल परियोजना, ठीक है नहीं, तेजस को याद रख लेना, ठीक है नहीं। देखो मैंने बिम्स्टेक का बताया था, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? भारत है, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल, ठीक है, ये 7 देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। एक मैंने आपको बताया था हेलिना के बारे में, ठीक है, तो ऑपरेशन अभियान की बात करें तो एक दस्तलीक ये एक आपके पास अभियान था, सैन्य प्रशिक्षण अभियान, किस किस देश के बीच? भारत के और उज्बेकिस्तान के। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? मैंने आपको बताया था ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी, याद रख लेना। तो भारत उज्बेकिस्तान के मध्य अप्रैल में एक आपके पास ऑपरेशन हुआ या एक सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शुरू किया गया, दस्तलीक, ये याद रखना है आपको। हेलिना क्या है? ये एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल है, इतना ही याद रखना है। अब इसका सफल परीक्षण किया पोखरण से। उसके बाद कुछ चर्चित मतलब क्या चर्चा में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है नहीं। एक मिनट में देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं। चर्चित पुस्तकों की बात करेंगे तो उड़ान एक मजदूर के बच्चे की, ये जो है आपके पास एक पुस्तक थी भजन सम्राट अनूप जलोटा की, बस इतना याद रख लेना, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, अनूप जलोटा। और बाकी तुम पढ़ लेना इसमें जो भी लिखा हुआ है। चर्चित स्थल की बात करूं तो दीमा हसाओ एक असम में चर्चित स्थल है, वहाँ पर अभी क्या है महापाषाण काल के पत्थर मिले हैं, ठीक है नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन बनेगा हाल ही में महापाषाण के पत्थरों की कहाँ पर खोज की गई,
दीमा हसाओ में, असम में। बस इतना याद रख लेना और कुछ याद नहीं। देखो तिथि और दिवस की बात करूँ मैं, तो मेरे हिसाब से जो दिवस इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना और भी जो है, ठीक है नहीं। समता दिवस, समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट दिवस है समता दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और बाकी तो आप देख लोगे सारे दिवस हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को, ठीक है। विश्व पार्किंसंस दिवस ये आपका 11 अप्रैल को, याद रख लेना है। और उसके बाद एक आएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, ये याद रख लेना है। एक आपका भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, ये याद रखना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल होता है, ठीक है नहीं। मानव एकता दिवस 23 अप्रैल होता है, और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल होता है। काफ़ी दिवस हैं अप्रैल में, काफ़ी मनाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है मेरे हिसाब से, ठीक है नहीं। तो इन्हें आप याद रख लेना। उसके बाद पुरस्कार सम्मान की बात करें तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है वो मैंने आपको बताया था, पीएम को मिला है पहला पुरस्कार, ठीक है नहीं। और कोई नहीं, इतना ही याद रखना है। और इसमें एक और याद रखना, जो लता मंगेशकर थी आपके पास, उन्हें लता जी को जो पहला भारत रत्न मिला वो 2001 में मिला है, भारत रत्न, भारत रत्न। ये एक बार चेक कर लेना आप, लता जी को 2001 में भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि ये कई आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, तो 2001 में, मेरी नॉलेज के हिसाब से। एक बार आप चेक कर लेना नेट पर, ठीक है नहीं। वैसे 2001 ही होगा जाते ही। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये कोई पुरस्कार कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक देखो, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है। तो व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूँ डॉक्टर भूषण कुमार को, और गुजरात का जो एक सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है, गुजरात का एक ट्रस्ट है जो कुष्ठ रोग से संदर्भ में जो है कार्य करता है, उसे मिला है। और व्यक्ति की बात करूं तो डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग गांधी पुरस्कार। किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग के लिए, ठीक है नहीं। ये आपको याद रखना है। अच्छा है ये। और ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर कौन रहा? यूपी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहले स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति कोविंद की, मतलब रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा किया गया, ठीक है नहीं। और भारत का जो जल संसाधन मंत्रालय है उसने ये आयोजित किया होगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन कार्यक्रम इंडिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया भाई? इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन कार्यक्रम इंडिया का आयोजन ग्रेटर नोएडा में। और किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और एक आपके पास है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो संगीत से, संगीत से रिलेटेड। पहला तो क्वेश्चन यही है। दूसरा, किस एल्बम ऑफ द ईयर कहाँ आयोजित किया गया? ये लास वेगास में, अमेरिका में। एल्बम ऑफ द ईयर, कौन सी एल्बम रही है आपके पास? तो एल्बम ऑफ द ईयर रही है आपके पास, एक मिनट रुकिए आप, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर बेस मतलब एक जॉन बेटिस्ट हैं, उनकी रही है, यानी कि VR ये एल्बम ऑफ द ईयर रही है। ऑफ द ईयर VR किसकी है ये आपके पास? ये जॉन बैटिस्ट की है आपके पास VR। इसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया संगीत की। बस इतना ही याद रखना है। किससे संबंधित है? 64वें ये ग्रैमी पुरस्कार संगीत से। कौन से क्रम के थे? 64वें थे। कहाँ आयोजित किए? लास वेगास, ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है नहीं। बस इतना याद रख लेना, और कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भारतीय संगीतकार की बात करें, भारतीय संगीतकार कौन कौन शामिल थे? बस एक निगाह इस पर डाल लेना।
तो ये फाल्गुनी साहा या फालू ने अपने एल्बम कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो अगर पूछा जाए भारत की किस जो है एल्बम को दिया गया पुरस्कार, किस एल्बम ने पुरस्कार जीता, कलरफुल वर्ल्ड, और किसकी थी आपके पास, फाल्गुनी साहा की या फालू की। बस इतना याद और रख लेना, भारतीय संगीतकार ने भी पुरस्कार जीता है, ठीक है, क्योंकि भारत जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और तो कोई नहीं है खास। देखो ऑस्कर अवार्ड 2022 की बात करूँ मैं, तो ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण था, ये 94वां, पहले तो ये याद रखना है। कहाँ आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया आपके पास लॉस एंजल्स, ये अमेरिका में आपके पास, यूएई में, ठीक है नहीं, यूएसए में है आपके पास, ये अमेरिका में लॉस एंजल्स। इसमें आपके पास अब देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, पहले देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने भाई, तो विल स्मिथ, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन, ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने, जेम्स कैम्पियन, किसके लिए, द पावर ऑफ डॉग के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही, ठीक है नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपके पास वो यहाँ रही, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैं लिख देता हूँ, उसमें नहीं दी हुई, कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही, और इसके डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर वो आपके पास कोडा फिल्म के डायरेक्टर हैं आपके पास सियान हैडर, ये महिला है आपके पास, सियान हैडर, ये नाम याद रख लेना। तो ये इसकी जो है डायरेक्टर है कोडा फिल्म की। तो अगर पूछा जाए ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण था, तो 94वां, कहाँ आयोजित किया है, लॉस एंजल्स अमेरिका में। और बेस्ट अभिनेता कौन थे आपके पास, विल स्मिथ, बेस्ट अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन, और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन, किस फिल्म के लिए, द पावर ऑफ डॉग के लिए, और बेस्ट फिल्म कोडा, देखो एरिया सर्वश्रेष्ठ सहायक मतलब कोडा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है आपके पास, सियान हैडर, इतना याद रख लेना, बहुत पर्याप्त है, ठीक है नहीं। ये कोई नहीं, संसद रत्न पुरस्कार कोई नहीं। एक आपके पास दोस्तों ये पुरस्कार है एबल पुरस्कार। ये एबल पुरस्कार, पहला तो क्वेश्चन ये किससे संबंधित है, गणित से, पहला क्वेश्चन ये किसे मिला है, अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस पन्नेल सुलिवन को ये मिला है एबल पुरस्कार। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो किसे मिला है, पन्नेल सुलिवन को, कहाँ के हैं ये, अमेरिका के हैं, पहली चीज़, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट ये कि ये किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है, बस दो ही ये इम्पोर्टेंट है, और कोई चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना बस। और एक ये पुरस्कार है प्रीतिजकर पुरस्कार, ये और मतलब जो आर्किटेक्चर है उसमें ये पुरस्कार से और मतलब आर्किटेक्चर का नोबेल माना जाता है, और ये किसे मिला है, फ्रांसिस कैरे को, ठीक है नहीं, मतलब आर्किटेक्ट से संबंधित ये नोबेल पुरस्कार कह लो एक प्रकार का, ठीक है नहीं, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है आर्किटेक्चर के उसमें, प्रीतिज पुरस्कार, ठीक है नहीं, प्रीतिजकर पुरस्कार, और ये किसे मिला, फ्रांसिस कैरे को, ठीक है, इतना याद रखना आपको। और ये कहाँ के हैं आपके पास, कौन से देश के हैं, बुर्किना फासो, ये तीन चीज़ मोस्ट है, ठीक है नहीं। तो ये आर्किटेक्चर पुरस्कार है, किसे मिला, फ्रांसिस कैरे को, ये किस देश से संबंधित है, बुर्किना फासो से, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है, ये हयात फाउंडेशन के द्वारा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और ये कोई इतना वो नहीं है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट। अब देखो खेल घटनाक्रम में हम पढ़ेंगे, तो पहला तो आपको ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में, बस इतना याद रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की शुरुआत कहाँ हुई, बेंगलुरु से, ठीक है नहीं, बस इतना ये कहाँ शुरू किया गया है। दूसरा ये आपके पास
कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में जीता, मैंने बताया आपको ये 7वीं बार जीता है, ठीक है नी। और ये कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में इसका फाइनल मैच हुआ था, ठीक है नी, ओवल मैदान में। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसे हराया था, इंग्लैंड को हराया था। तो यही क्वेश्चन है आपके पास कि ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया फाइनल में, इंग्लैंड को। और कहाँ हुआ था ये विश्व कप, न्यूजीलैंड में। फाइनल कहाँ हुआ, मतलब क्राइस्ट चर्च के ओवल मैदान में, ठीक है। और कौन सा संस्करण था ये, 12वां। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता, 7वीं बार जीता। भारत ने अभी तक जीता नहीं, जीता बिल्कुल भी भारत ने अभी तक नहीं जीता। और भारत की जो टीम है वो आपके पास सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई, ठीक है नहीं। और ये एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की एक बल्लेबाज हैं, इन्होंने फाइनल मैच में 170 रन की पारी खेली थी, 170 रन बनाए थे। और इस सबसे ज़्यादा रन भी इनके थे 509। तो इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हें ही चुना गया, एलिसा हीली को। तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी, अगर देखो पहला क्वेश्चन तो ये कौन सा संस्करण था, 12वां। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसे हरा के जीता, इंग्लैंड को। कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में, ठीक है नहीं। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, क्राइस्टचर्च चर्च के ओवल मैदान में। और मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, एलिसा हीली को, ऑस्ट्रेलिया की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो भी नहीं चुना गया। भारत ने अभी तक जीता नहीं जीता, ठीक है नहीं। भारत की टीम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाई, ठीक। न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था 12वां संस्करण। तो ये इतनी ही बातें याद रखनी है। और उसके बाद आता है विविध। विविध में आपके पास है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021। ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन इसके द्वारा चुना गया है, ठीक है नहीं। संगठन के हार्वर्ड डे फाउंडेशन द्वारा मुंबई को और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में चुना गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत के किन 2 शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में चुना गया है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किन राज्यों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में चुना गया है। तो एक तो आपके पास किसे, मुंबई को, और एक हैदराबाद को। तो ये याद रख लेना, बस इतना ही याद रखना, और कुछ इसमें याद रखने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपके पास आज हमने अपने सारा जो अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों इसी टाइप्स में अब मार्च के करंट अफेयर्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। मई को हम कर चुके हैं, तो जनवरी तक आपके करंट अफेयर्स को मैं कवर करा दूंगा। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई है और आपकी तैयारी में थोड़ा सा पैनापन आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है नहीं। मिलते हैं फिर आप अगले वीडियो में, आपके पास हम मार्च की करंट अफेयर्स को लेकर।